अहम खबर शामिल करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली तहलील कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से समरी उनको भिजवाई गई थी। सदर मुमलिकत की जानिब से असम्बली तहलील कर दी गई है। कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख 9 अगस्त रखी गई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। असम्बली तहलील कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 58 के तहत चंद दिन में उसके ऊपर दस्तखत करने थे, लेकिन सदर ने वक्त लिए बिना ही कौमी असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। खुसूसी फुटेज आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दस्तखत कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कौमी असम्बली तहलील कर दी गई? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो कौमी असम्बली है उसे तहलील करने की जो समरी है उसकी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई एडवाइस है उस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील करने की मंजूरी दी है। और जो 15वीं कौमी असम्बली है अब वो बाज़ाब्ता तौर पर तहलील हो गई है। जो हुकूमत है वो खत्म हो चुकी है। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो रोजमर्रा के अमूर देखने की हद तक वो वज़ीर आज़म रहेंगे। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती और निगरान सेटअप की तैनाती है उसका अमल जो है वो शुरू हो चुका है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस वक्त लाहौर में हैं, तो ऐवान सदर की जानिब से उनको जो समरी है बजरिया फैक्स भिजवाई गई है और बजरिया ईमेल भिजवाई गई है। उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने लाहौर से इसके ऊपर दस्तखत किए हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है। जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो अब मेंबरान नहीं रहे। स्पीकर कौमी असम्बली अपने ओहदे के ऊपर मौजूद रहेंगे। अलबत्ता अब निगरान सेटअप की तश्कील है उसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो राजा रियाज हैं उनके दरमियान मशावरत होगी और जो दोनों फरीकैन की तरफ से जो नाम तजवीज़ किए गए हैं उनके ऊपर अब मशावरत का अमल जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। अब एक बड़ा मरला था कौमी असम्बली की तहलील का, तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जैसे ही उन्हें समरी मौसूल हुई है उन्होंने अब समरी दस्तखत करके असम्बली को तहलील कर दिया है। फ़हीम अख्तर, असम्बली तो तहलील हो गई, अब आगे का ड्यू प्रोसेस क्या होगा? हमारे नाज़रीन को तफसीलन बताइएगा। देखें, जो आइन के आर्टिकल 224 है उसके तहत सदर पाकिस्तान जो है वो कौमी असम्बली को तहलील करते हैं, वही साइनिंग अथॉरिटी हैं। तो आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत उन्होंने असम्बली तहलील कर दी है। अब असम्बली जब तहलील हो गई है तो इसके बाद निगरान सेटअप की तश्कील का मामला सामने आता है। निगरान सेटअप जो आइन का आर्टिकल 224(a) है वो ये कहता है कि वजीर आजम और जो अपोजिशन लीडर हैं वो जो अपने नाम है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और असम्बली की तहलील के 3 रोज के अंदर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत। फ़हीम अख्तर साथ ही रहेगा। नाज़रीन को बताते चले कि 92 न्यूज़ की जानिब से ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की गई जब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए गए और सदर मुमलिकत की जानिब से जब इस समरी पर दस्तखत किए गए तो वो भी खबर सबसे पहले 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने मुलाहिज़ा की। प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, बहुत मशकूर आपके वक्त के। मालिक साहब, असम्बलियाँ बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दी गई हैं, सदर मुमलिकत ने भी वक्त नहीं लिया और दस्तखत कर दिए समरी पर, अब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? ठीक है, देखें एक्सपेक्टेड तो यही था कि सदर साहब एकदम करेंगे और देखिए मेरा ख्याल है अगर उस वक्त सदर ना होते तो शायद वो दस्तखत के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो लेकिन ठीक है, अब आई थिंक अब प्रोसेस शुरू हो गया है। असल चीज़ देखिए तहलील होना नहीं है, असल चीज़ तो ये है कि अब जो अभी तक स्टेलमेट नजर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के नाम के ऊपर केयर टेकर के, वो अब असल चीज वो देखने वाली है कि यूनानिमस होता है। कल ही ये पहली मीटिंग होगी, क्या उसके बाद ये यूनानिमस करते हैं कि ये नाम जाएंगे कमेटीज में। तो अगर ये नाम यूनानिमस नहीं अनाउंस होता तो फिर क्लियर बात होगी है जो इतना डिले हुआ है, सब कुछ हुआ है, इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है नवाज शरीफ साहब का और डिसीजन मेकर्स का। तो वो आगे इंटरेस्टिंग उसमें फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे सिचुएशन में। मेरा ख्याल है ये तो अच्छी बात है, हो गई है। सदर साहब ने नहीं, कोई इसमें नीडलेस था, अब उनको फायदा तो था नहीं डिले करने का। लेकिन आई थिंक असल चीज़ तो यही है कि कौन होता है प्राइम मिनिस्टर और उससे भी ज़्यादा कि बनता कैसे है।
क्या इलेक्शन कमीशन के थ्रू बनता है या वो यूनानिमस होता है। आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, असल चीज़ यही है। यकीनन अब देखना है कि पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन तक मामला जाता है या इससे पहले इत्तेफाक हो जाता है। मालिक साहब, अगर हफीज़ शेख की बात करें तो हफीज़ शेख के नाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी हिमायत करती है, और अगर दीगर नामों की बात करें तो किसी न किसी अरकान की तरफ से कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, कोई मुआशी मोहर जिसके ऊपर सबसे पहले बात डाली गई थी कि मुआशी मोहर को बनाया जाएगा निगरान वज़ीर आज़म, या किसी और नाम को जो सरप्राइजिंगली सामने आ सकता है? देखिए, मईशत, हम आज स्पेशल ट्रांसमिशन में बड़ी लंबी हमने इस पर बात की। मईशत इसलिए इस वक्त इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगले 4 माह के अंदर मेरा ख्याल है मईशत अगर आप 1 से 100 का रेशो रखें तो मईशत वाला फैसले पे 40% असर होगा, चॉइस पे 60% ये भी होगा कि बड़े हालात बदलने हैं, इमरान खान का क्या बनता है, कन्विक्शन ये होती है नहीं रहती, और कितनी कन्विक्शन होती हैं, पार्टी का क्या हाल होगा, किस तरह होगा, उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट है। उसके लिए भी एक वजीर आजम का देखना बड़ा जरूरी होगा कि कौन सा वजीर आजम ये पॉलिटिकल जो एक तूफान बन भी रहा है या आ भी सकता है, इसको कैसे डील करेगा। उसमें तो शेख साहब बिल्कुल 0/0 होंगे, और फ्रैंकली जहाँ तक इकोनॉमिक पे उनकी एक्सपर्टीज का भी ताल्लुक है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कोई भी कामयाबी नहीं है। वो वजीर सिंध के भी रहे, फाइनेंस के, क्या वहाँ पे कामयाबी हुई? कुछ नहीं। वो मुशर्रफ साहब के नीचे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, कितने इदारे प्राइवेटाइज कर दिए वो भी सबको पता है। फिर वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के वफाक में, तो ये वो वक्त है जब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा स्पीड से सबसे ज्यादा कर्जे बढ़े। फिर हमने देखा इमरान खान साहब के जमाने में, तब भी हमें बड़ी उनकी परफॉर्मेंस है। अगर तो प्योर इकोनॉमिक्स के लिए लाना है तो फिर तो मुझे बिल्कुल ही समझ उनकी नहीं आती। ठीक है, वो इकॉनमी में रहे हैं, वो उनका IMF से सारी जिंदगी काम रहा है, वो इकोनॉमिक्स में उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज होगी, लेकिन जो उनकी पब्लिक इकोनॉमी के अंदर या इस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर है, वो तो मेरे नजदीक कोई क्राइटेरियन या कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। और दूसरा देखिए, 1975 या 77 ये में ग्रेजुएट हुए थे बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, हम 2023 में हैं। मुझे कोई शख्स वो वक्त बता दे जब शेख साहब पाकिस्तान में रहे हो, शेख साहब ने पाकिस्तान में काम लिया हो या किया हो या सारा हो, सिवाय उन अदवार के जब वो वजीर या एडवाइजर बनते हैं। तो अगर तो ये पाकिस्तान खाली एक्सपेरिमेंटेशन ही करनी है हमने, और उन लोगों के साथ करनी है जो सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए आते हैं और मिनिस्ट्री के बाद चले जाते हैं, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो ये कोई क्राइटेरियन नहीं। अच्छा मालिक साहब, एक तरफ निगरान वज़ीर आज़म का सवाल है, दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों ने आपस में एक फार्मूला भी तय किया है जिसमें निगरान वज़ीर आज़म की या निगरान हुकूमत की जो काबीना है उसके लिए भी इत्तेहादियों से वादे किए गए हैं। आप क्या समझते हैं, ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा जब निगरान सेटअप आ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल इतना। देखिए, पावर पॉलिटिक्स बड़ी जालिम चीज़ है। जब हालात बदलते हैं ना तो बड़े बड़े वादे हट जाते हैं। इमरान खान के भी वादे थे किसी के साथ, किसी के इमरान खान साहब के साथ वादे थे, कहाँ गए वो वादे? नवाज शरीफ साहब के भी माजी में बड़े वादे हुए हैं, फिर कहाँ गए वो वादे? यहाँ भी वादे होंगे। बात सिर्फ ये होती है कि टेबल पे, अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। इस वक्त जो इत्तेहादी पार्टीज हैं वो टेबल पे सिर्फ एक डेमोक्रेसी का एक फसाद या एक फ्रंट लाती हैं कि अगर एक गवर्नमेंट हो, सियासतदान हो, पॉलिटिशियन सामने हो, डेमोक्रेसी का पर्दा हो, तो फिर पूरी दुनिया के साथ काम करना आसान हो जाता है। हमें भी पता है कि डिसीजन कैसे हो रही हैं और ये गवर्नमेंट किस तरह काम कर सकती है। क्या ये लोग, इनके पास इतना वजन था कि ये इमरान खान को फारिग करके और फिर इलेक्शन जीत सकते? नहीं है। तो इसलिए बातें हम सुनेंगे, लेकिन इनकी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत ठीक है। जितना मर्जी उल्टा हो सीधा हो, अल्टीमेटली इनको बात माननी पड़ेगी। बिकॉज जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जब सबसे बड़ा बोझ इमरान खान का, उनकी पार्टी का, सब कुछ वो अगर किसी और ने उठाया हुआ है, तो वो फिर ये तो नहीं होगा कि बोझ कोई और उठाए और पावर के मजे या पावर की सारी डिसीजन कोई और करे। ये नहीं होता, फ्री लंच नहीं होता, दुनिया में कहीं फ्री लंच नहीं होता, सियासत में तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो डिले भी हो रहा है वो शायद इसलिए हो रहा है कि जहाँ असल फैसले होने हैं वहाँ पे भी क्लैरिटी शायद ना हो। तो एक हद तक ही ये इनकी बातें मनवा सकते हैं। मेरा ख्याल है एडजस्टमेंट्स होंगी, अकोमोडेशन होंगी, लेकिन शायद उस हद तक ना हो जितनी इनको उम्मीद है या इनका अंदाजा है। आई डोंट थिंक सो।
सही। मालिक साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इरशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब आखिरकार असम्बलियाँ तहलील हो गई, अब अगर निगरान सेटअप की बात कर लें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको कौन सा नज़र आता है? ये फैसला करना तो मुश्किल है। वही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा जो पियामन चाहेगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा। अब देखना चाहिए ये है कि कहाँ कहाँ किसकी पसंदीदगी और कबूलियत है जिसकी होगी। मैं तो पहले भी प्रोग्राम जो हैं राजा रियाज साहब और राजा सुल्तान सिकंदर साहब या सिकंदर सुल्तान साहब, मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ, और उनको जो पसंद आएगा वही वज़ीर आज़म होगा और इसी तरह ही फैसला होगा। बाकी ये जो बात हो रही थी, मालिक साहब ने ठीक कहा है कि निगरान हुकूमत में भी यही इत्तेहादी हुए। देखें, इन इत्तेहादियों ने 1.25 साल में 16 माह के दौरान जो हशर किया है पाकिस्तान की मैशत का, पाकिस्तान के गवर्नेंस का और अपनी सियासत का, उसके बाद ये बोझ क्यों उठाएगी अगली गवर्नमेंट या अगला सेटअप या हमारी इस्टेब्लिशमेंट या रियासत? एक ऐसा बोझ जो सिर्फ बोझ है, जिसका फायदा कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो इन्होंने अगर तो 1.25 साल में कुछ डिलीवर किया तो फिर इनको मौका दिया जा सकता था। इनको दोबारा इनके लोगों को निगरान हुकूमत में शामिल करने का मतलब ये है कि आप आवाम को भी नाराज करें, आप गवर्नेंस का मजीद बेड़ागर करें, आप मैशत तबाह करें और पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात मजीद बढ़ते चले जाएं। तो इसलिए अब जो सेटअप आएगा, जो भी वज़ीर आज़म हूँ, वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होगा जिनकी कोई अहलियत सलाहियत माजी में किसी इदारे में काम करते हुए, किसी बिजनेस में काम करते हुए नज़र आई हो, जो लोगों के लिए कम अज़ कम काबिल कबूल हों, जिनको बर्दाश्त किया जा सके पब्लिक, और जो वाक़यातन एक गवर्नेंस के ज़रिए मुल्क की मैशत को भी बेहतर करें और जो मुल्की निज़ाम जिस खराबी का शिकार है, ख़ासतौर पर जो पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, इस पोलराइजेशन को कम करने की कोशिश करें, वो ब्रिज बने इक़्तिदार में आकर, ना ये कि मज़ीद नफ़रतें, मज़ीद महाज़ाराई, मज़ीद चपकलिश जो है उसकी वजह से सियासी आदमी इस तरह काम पैदा हो। तो मेरा ख्याल है अगर ये किसी की सोच भी है तो ये बड़ी मेरा ख्याल है नुकसानदेह सोच है। इससे मुल्क को आप मजीद महाज़ाराई की तरफ ले जाएंगे। दुरुस्त फरमाया कि यकीनन एक अहल निगरान वज़ीर आज़म को ही निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहिए। ये बताइएगा कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास ही चला जाता है तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसे अपॉइंट करेगा निगरान वज़ीर आज़म, सब उस पर उसको कबूल कर लेंगे? नहीं, वो तो कबूल करना पड़ेगा, ये आईनी ज़रूरत है। जब एक कमेटी इत्तेफाक रहे, यानी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का इत्तेफाक रहे नहीं होगा, जब पार्लिमानी कमेटी मुत्तफिक नहीं होगी तो आईनी ज़रूरत है कि जाएगा वो इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन जिसका फैसला करेंगे वो सबको काबिल कबूल होगा। इससे तो कोई इनहराफ कर ही नहीं सकता किसी सूरत में भी।